तो आज की वीडियो है न्यूरो एनाटमी के वाइवा के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि अंदर हमने जो 4-5 जितने भी साल पुराना जो हमें वाइवा का डेटा मिला था, हमने उसे एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया है। और अगर जो मैं अभी वाइवा बताने वाली हूँ आपको, अगर आप इसको करके चले जाते हैं तो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही मिलेंगे, एंड आई गारंटी यू दिस। तो अगर कल आपका पेपर है, वाइवा है, और आपको नहीं आता कुछ भी, तो इस वीडियो को देख लें और उसमें जो भी कुछ है उसको याद करके चले जाएँ। अब इसके अंदर 26 क्वेश्चन है। हमने पास पेपर्स की जितनी भी रेंज निकाली थी उसके अंदर अराउंड 45 क्वेश्चंस बन रहे थे। और फिर जो हमने उसका भी जब एवरेज निकाला तो जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब एक साल आए, दूसरे साल नहीं आए, फिर नहीं आए, और फिर आए ही नहीं दोबारा, तो उसके बाद हमारे पास ये सर्टेन क्वेश्चंस बचे हैं और ये मैं आपको बता देती हूँ। और इनसे जो आपका वाइवा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूरो हमने एक साल में पढ़ना होता है सारे एक साथ, तो उसकी कुछ जो एरियाज़ है ना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड अलग पढ़ते हैं, मेनिंजेस अलग पढ़ते हैं, और मेड्यूला अलग पढ़ते हैं, पॉन्स अलग पढ़ते हैं। तो जो वाइवा और जो ऑस्पी के जो स्टेशंस बने हुए होते हैं ना, उसी तरतीब से बने हुए होते हैं। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। और जो क्वेश्चन जो आपसे कर रहा होता है ना एग्जामिनर, उसकी कुछ ट्रिक्स हैं। देखिए, आपके पास 5 मिनट का हर स्टेशन होता है, और कुछ रेस्ट स्टेशन भी होते हैं जो खाली होते हैं, जहाँ पे आपको अगर कोई आपका सवाल इधर उधर से रह गया तो आप उसको लिख सकते हैं। आपने करना ये है कि वो जो 5 मिनट का स्टेशन जो आपको ऑब्जर्व स्टेशन वहाँ पे होगा, आपने वहाँ पर सवाल का जवाब, आपको, मुझे पता है जैसे एक वर्ड का आंसर है, लेकिन आपने जो उसने सवाल किया है उसको रिपीट करते हुए आंसर देना है, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आप ले सकें। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर उसने आपसे 4 सवाल करने हुए और आपको उसको ये मौका मिल गया, एग्जामिनर को उनको ये मौका मिल गया कि वो आपसे चारों ही सवाल कर लें, अटैम्प्ट कर लें, और अगर उनमें से आपको 3 या 2 नहीं आए तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे खासे कट जाएंगे। वहीं पे अगर टाइम ख़त्म हो जाता है और आप सारे आंसर तरतीब से देते आ रहे हैं, मतलब 2 दे दिए हैं आपने, 3 दे दिए हैं, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो एवरेज रेंज बनी है वो बहुत अच्छी बनी होगी, क्योंकि आप आंसर देते आ रहे थे। अगर टाइम होता तो आपने मज़ीद आंसर्स भी दे देने थे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो सारे क्वेश्चंस आप पर अटैम्प्ट ना कर सकें। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, और ये भाई जाते ही छूटते ही जो वो सवाल करते हैं ना, वो ये होते हैं कि आपके फोरामेन मैग्नम के अंदर से जो है कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा होता है। तो आपने जो वो ये नहीं कह सर वर्टिब्रल वेन, आपने कहना है कि सर हमारा जो फोरामेन मैग्नम है उसमें से जो है एक वेन पास हो रही होती है जिसको हम वर्टिब्रल वेन बोलते हैं। ठीक है, अब इतना भी मत घुमाइएगा कि उनको लगे कि आप जानबूझ के घुमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं बात को, आई गेस आप। अब वो पूछेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CSF, तो आपने बोल रहा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, वो ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, और हमारे ब्रेन्स को जो है वो इंजरी से बचाता है। व्हाट कॉज इंजरी ऑफ टॉसिस, जिससे जब हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है तो हमें जो है टॉसिस नाम की एक इंजरी हो जाती है। नेम द क्रेनियल नर्व इन सीक्वेंस, और फिर आपने उसको जो है वो अगर याद होगी तो बहुत अच्छा, वरना फिंगर्स के ऊपर थोड़ा सा याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा। कि तो हम बोले सर नंबर 1 जो होती है वो ऑल्फैक्टरी होती है फॉर स्मेल, नंबर 2 है वो ऑप्टिक होती है देखने के लिए फॉर साइट, और किलोमोटर के जो है सर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। ये हमारी आईलिड को मूव करवाता है, आई बॉल को मूव करवाता है, हमारे प्यूपल्स को एडजस्ट होने में हेल्प करता है, और हमारा जो लेंस है आई का उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और उसको एडजस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रॉक्लियर सर हमारी आई बॉल्स को मूव करवाता है, स्पेसिफिक फंक्शन ये है। ट्राइजेमिनल मतलब आई बॉल्स की मूवमेंट, यानी से आई बॉल्स के ऊपर वाले जो मसल्स है, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व होती है, इंफ्रा होती है, सुप्रा ट्रॉक्लियर मसल्स होते हैं। इस तरीके से आई बॉल की जो ऊपर मसल्स हैं, ऊपर और नीचे, इनकी मूवमेंट कंट्रोल करके आई बॉल्स को मूव करने में हेल्प करती है। दूसरा ट्राइजेमिनल नर्व, 1 2 3 4 5th जो है वो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, हमारी फेशियल मसल्स इंक्लूडिंग च्यूइंग, फेशियल सेंसेशंस वगैरह जब सर इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब्ड्यूसेंस मूव करवाती है आई बॉल को, अब्ड्यूसन नर्व। तो ये हमारी होगी 1 2 3 4 5 6 7th। अब्ड्यूसन हमारी 7th नर्व है। 8th हमारी फेशियल नर्व है, जो हमें टेस्ट, टीयर, स्लावा, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। 9th हमारे पास वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व होती है, जो हमारे सुनने में हेल्प करती है हमारी। और इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11th हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, जो स्वेलोइंग में हमारी हेल्प करती है, और स्लाइवा और टेस्ट वगैरह में इस वाले एरिया को कंट्रोल करती है। एंड द नेक्स्ट इज़ वेगस नर्व, जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, जैसे स्मूथ मसल्स ऑफ GI ट्रैक्ट। उसके बाद एक्सेसरी नर्व, जो हमारे हेड की मूवमेंट, शोल्डर और स्वेलोइंग को कंट्रोल करती है। एंड देन हाइपोग्लॉसियल, द लास्ट वन, जो हमारी ज़ुबान के मसल्स को, जो अच्छा अगर आपको नाम आते हों और या उसकी नर्व्स का पता हो तो आपने जो है वो प्रॉपरली बोलना है। इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक
टर्मिनोलॉजी है जब हम टंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे सुपीरियर लिंगुअल आर्टरी, इन्फीरियर मीडियल लिंगुअल आर्टरीज, इस तरीके से नर्व्स भी होते हैं। तो आपने फिर वो एक्सप्लेन कर देना है अगर आपको लगे कि टीचर इस तरीके का है कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन सुन लेगा। ओके, हाइपोग्लॉसिस हमारी टंग के मसल, स्पीच और स्पेलिंग को कंट्रोल करती है। इतने में आपका एक स्टेशन कवर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक स्टेशन पे वो पूछते हैं जैसे फॉरामेन के स्ट्रक्चर वगैरह और सीएसएफ का क्या काम है और टॉसिस इंजरी। दूसरे स्टेशन के अंदर वो नर्व्स पूछ रहे होते हैं। अगर वो साथ में पूछ रहे हैं तो जैसे मैंने अभी बोला वर्टिब्रल वेन वाला हिस्सा, और इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक जो चीज़ें आएंगी वो आपके सेकंड स्टेशन है। अब ऐसा नहीं है कि वो सारी नर्व पूछ लेते हैं, वो बोलेंगे कि ऐसा करो नर्व नंबर 4 का फंक्शन बता दो। आपको नर्व नंबर 4 का अगर नाम भी सही याद होगा ना, फंक्शन नहीं भी याद, तो भी वो आपको नंबर पूरे दे देंगे। फिर बोले नर्व नंबर ऐसा करो 7 का फंक्शन बता दो, तो आपको नाम आता है और आपने एक दो उसके फंक्शन भी बता दिए, तो वो स्टेशन वाला आपको ऐसे ही पूरे नंबर दे देगा जो भी वो वहाँ पे होंगे, वो आपसे मज़ीद सवाल भी नहीं करेंगे। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ फंक्शंस याद होने चाहिए, तरतीब आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी नर्व का नंबर क्या है। ओके, आगे चलते हैं। ये आपका पूरा एक सेंटर हो गया। अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका एक पूरा का पूरा स्टेज जो है वो कवर्ड है और वहाँ से पासिंग मार्क्स आप ले चुके हैं। नेक्स्ट है नेम द आर्टरीज पार्टिसिपेट इन सर्कल ऑफ विलिस। अब आप डायरेक्ट बोल दो एंटीरियर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, या अगर आपने वही लंबा करना है उसको तो सर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो 30-40 सेकेंड ले लो ताकि ज़्यादा सवाल करने वो अटैम्प्ट ना कर सकें, और सही जवाब दे रहे हो तो अगर नहीं होंगे पूरे सवाल तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कौन सी आर्टरी की ब्रांच है बेटा? तो आपने सर कहना है सर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और बहुत पोलाइटली कहना है और कॉन्फिडेंस से जो भी जवाब दो कन्फ्यूजन में मत देना प्लीज़। टीचर को लगता है कि ये वही रट्टा मार के है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। और बोलेंगे फिर बेटा फॉर्मेशन ऑफ बेसिलरी आर्टरी मतलब किस तरह होती है? सर राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर बेसिलर आर्टरी बना देती है। ओके, नेम द आर्टरी विच गिव वर्टिब्रल आर्टरी। सर हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी सब क्लीवन आर्टरी की पहली ब्रांच होती है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमारे पास जो सब क्लीवन आर्टरी निकल रही होती है हमारे अओर्टा से, तो उसकी जो फर्स्ट ब्रांच होती है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर, तो उसको जो है वो हम वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं जो पोस्टीरियरली जाती हैं। इतना सा बता देंगे तो वो समझ जाएंगे बच्चे की एनाटॉमी प्रो है। लोकेशन ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सर ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। या फिर वो बोलेंगे कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट बेटा कहाँ होता है? सर मिड ब्रेन में होता है। द फंक्शन ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट या डक्ट ऑफ सिल्वियस, इट कनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल एंड सर्कुलेट CSF। सर ये जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है या डक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट भी करता है और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को सर्कुलेट भी करवाता है। अब एक तरफ मैंने शॉर्ट बोला एक तरफ ये बोला, तो 10-12 सेकंड का डिफरेंस आया ना, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप बैठोगे ना एग्जाम में, अगर आपने दिए में पहले इससे पहले वाइवा उसकी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। व्हाट इज़ टेलाक्रोइडिया बेटा? डबल लेयर ऑफ पायामेटर। सर पायामेटर की डबल लेयर को हम टेलाक्रोइडिया बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? इट इज़ अ बैरियर एट द इंटरफेरेंस बिटवीन ब्लड एंड CSF, या फिर बोल दें सर इट मेक्स CSF। ये सर एक बैरियर है इन द सर ब्लड और CSF के दरमियान, उसको हम कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं। नेम द साइनस कम्युनिकेट द कॉन्फ्रेंस ऑफ साइनस। अब देखो जो ऊपर सवाल हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक, ये सवाल इनमें से 3 आपके दूसरे स्टेशन में होंगे। 5 मिनट के अंदर अगर उनमें से वो 4 सवाल भी कर लेते हैं वाइवा क्लियर है आपका। ये बाकी सारे क्वेश्चंस इसलिए लिखे हुए हैं कि ये भी आते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब ये नहीं है कि सारे ही वो पूछेंगे, इनमें से पूछेंगे वो। ये सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ओके, तो ओके, नेम द साइनस कम्युनिकेट द कॉन्फ्रेंस ऑफ साइनस। अब बोलेंगे कि साइनस कम्युनिकेट का नाम बताओ, तो आपने बताना है सर 2 ट्रांसवर्स साइनस होते हैं, एक सुपीरियर सजाइडल साइनस होता है और एक स्ट्रेट साइनस होता है। ठीक है, तो मैंने इसका TSS करके याद किया था, 2TS। ठीक है ना, 2TS का मतलब ये था 2 ट्रांसवर्स साइनस और 1 सुपीरियर एंड 1 स्ट्रेट।
नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम्स और मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं MPMO, ठीक है, MPMO, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। लोब ऑफ सेरेबेलम, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब सर, FPTO। अच्छा सीन ये है ना, कभी कभी वहाँ जाके ना इतना आसान क्वेश्चन, टीचर कभी कभी खड़ूस आ जाते हैं ना, इतना आसान क्वेश्चन होता है वो नहीं आ रहा होता आंसर कभी कभी। तो कॉन्फिडेंस का इसलिए बोल रही हूँ कि उसके भी दे, कुछ अच्छे होते हैं ना वो उसके भी नंबर दे जाते हैं। चलो बच्चा कोशिश तो कर रहा था, आ रहा होगा, मुझे देख के नर्वस हो गया होगा, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ। नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम्स, मेडुला, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। सर फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और हो सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर अपने सर पे हाथ लगा कर बता दें कि सर ये फ्रंटल लोब होता है, यहाँ टेम्पोरल, यहाँ पैराइटल, यहाँ ऑक्सीपिटल। 100% मार्क्स मिल जाएंगे, ए आएगा आपके वाइवा में। सेरेबेलम का फंक्शन बेटा, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट सच एज पॉस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच। और जो आपके दो ऑब्जर्व स्टेशन थे वो कंप्लीट हो गए, यहाँ तक जितने 16 क्वेश्चन है ना, इससे आगे आए बेट के नहीं जाएगा वाइवा, इससे आगे नहीं जाएगा। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चंस कर लिए, जैसे मतलब आपका टाइम बहुत कम है, अभी आप पेपर हॉल है, बाहर अंदर हॉल है, बाहर आप खड़े हो, आधा घंटा आपके पास, यहाँ तक कर लिया कवर। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम मज़ीद है तो क्योंकि हमने 100% कवर करना है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने आपके पास एक दिन है तो आप यहाँ से भी पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि उनका हमें भरोसा नहीं है ना, राइट, थोड़ा सा डीप भी जा सकते हो ताकि फिर सारे ही कवर हो जाए और कोई 1% की भी गलती ना बचे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ ड्यूरामेटर। जो दो ड्यूरामेटर के बीच में जो कि मतलब जो दो लेयर्स होती हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? इट इज़ कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। अच्छा नाम से पता चल रहा है वैसे, लेकिन उस टाइम पे नहीं आता ज़ुबान पे, आई नो। नेम द बाउंड्रीज ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्रीज बता दें, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल वॉल और रूफ एंड फ्लोर। नेम द बाउंड्रीज ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सर LFP होता है, सॉरी LFR होता है सर, लेटरल बाउंड्री, रूफ और फ्लोर होता है, इसके अंदर इंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज नहीं होती। या वो डिफरेंस पूछेंगे बेटा, डिफरेंस बता दें बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप कह रहे सर थर्ड वेंट्रिकल के अंदर इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल होती है, जबकि फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सिर्फ लेटरल बाउंड्री होती है, रूफ और फ्लोर होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स नहीं होते। डिफरेंस डिफाइंड सिंगोमेलिया, सिम्टम्स एंड कॉजेज़। तो ज़्यादा नहीं घुसना वरना वो ज़्यादा पूछेंगे, जितना है उतना बता दें। सिम्टम्स ये हैं कि सर मसल वीकनेस, शॉर्टनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी टू पेन एंड टेम्परेचर हो जाती है। एंड कॉजेज़ जो है सर ट्रॉमा भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, और सर स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। बताना ऐसे जिससे मतलब सारी बुक पी के आए वो, ठीक है, लेकिन ठहर ठहर के विद कॉन्फिडेंस कि सर ये मसल वीकनेस हो जाती है, शॉर्टनेस हो जाती है, और रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, पेन और टेम्परेचर का पता नहीं चलता, और सर ये ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर की वजह से हो सकता है। कॉज ऑफ डिप्लोपिया एंड स्क्विंट्स और डिप्लोपिया के क्या कॉजेज़ हैं? डैमेज पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व, डैमेज हो जाए या पैरालिसिस हो जाए आपके ऑप्टिक नर्व में तो सर डिप्लोपिया और स्क्विंट्स हो जाते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क? सर द पाथवे ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स, यानी वो रास्ते सर जहाँ से हम न्यूरॉन्स के सर वो रास्ते जो हमारे रिफ्लेक्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज़ कोनस मेडुलैरिस? लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नियर लंबर वर्टिब्री इज कॉल्ड कोनस मेडुलैरिस। आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास लंबर वर्टिब्री जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है ना, और वहाँ पर जो है वो उसका जो लोअर पार्ट होता है सबसे एंड वाला हिस्सा, उसको हम कोनस मेडुलैरिस कह लेते हैं। उसकी शेप भी कोन जैसी होती है। टू डायग्नोस नर्वस एंड मेंटल डिजीज़ तो हमें क्या करना चाहिए? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ CSF। CSF का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमको हेल्प होती है कि हम नर्वस और मेंटल डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा ये 2 वीडियोज़ मैंने मिक्स कर दी थी, ठीक है। इसके आगे फिर क्वेश्चन था कि हम क्वेश्चन वहाँ पर ये था कि हमें नर्वस और मेंटल डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो या हमें कौन सी जो है ज़्यादा चीज़ हेल्प करती है। तो हमने उसमें कहना था कि सर CSF जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें जो नर्वस और मेंटल डिसीज़ को जो है डायग्नोस करना है। ओके, पार्ट्स एंड ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल।
अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ब्रो पूछते हैं, समटाइम्स पूछते हैं, बट समटाइम्स पूछते हैं लाइक 70% में नहीं था ये, 30% में था कि उन्होंने पूछा हुआ था। तो वो पूछते हैं कि एंटीरियर लिम्ब को कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर लिम्ब को। तो एंटीरियर लिम्ब भी, पोस्टीरियर लिम्ब भी, जीनू भी, रेट्रो लेनिकुलर पार्ट उसको भी। तो 3 है ना ऊपर के, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर लिम्ब जो है इनको जो है वो आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करते हैं। बाकी जो एक है ना जो रेट्रोलेनिकुलर उसको जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और सब लेनिकुलर को आपके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है सप्लाई कर रही होती है। नेम द न्यूक्लियस एंड देयर फंक्शन, ये इतना नहीं आता पर ये लिखा हुआ इसलिए है कि मतलब गलती से भी गलती ना हो जाए और 1% भी ना रह जाए और आप बोलें आपने तो कहा था कि इसमें से तो बाहर ही नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने लिख लिए हैं। अदरवाइज़ इतना डीप नहीं पूछते, इतना टाइम ही नहीं होता, सीधी सीधी बात है। 5 मिनट का टाइम होता है उनके पास और फ़ौरन से बीप बज जाती है। 1 मिनट तो स्टूडेंट को वहाँ से आकर जो है वो टी सीट पर बैठने में, गेट पास दिखाने में, नाम वाम बताने में लग जाता है। तो 1-1.5 मिनट तो उसमें वेस्ट हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे सवाल करें। नेम न्यूक्लियस एंड देयर फंक्शन, एंटीरियर न्यूक्लियस का सर फंक्शन ये है, अटेंशन और रिसेंट मेमोरी का काम करता है। मीडियल न्यूक्लियस जो है मूड और इमोशन और बैलेंस को कंट्रोल करता है। लेटरल न्यूक्लियस का काम है कि इंटीग्रेट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। और सर वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस और सर लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस का दोनों का काम ये होता है कि आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं। और सर लेटरल न्यूक्लियस का काम ये होता है कि यह विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन और दूसरे सेंसेशंस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं और कंट्रोल करते हैं। एंड दैट्स इट। और इस वाले का जब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेम द कॉर्टिकल एरियाज एंड द नंबर। और ये नहीं पूछते, ये एक बार पूछा था इसलिए लिख दिया मैंने, वरना ये नहीं पूछते। मोटर एरिया नंबर 4, प्री मोटर एरिया 46, 4, प्री मोटर 6, फ्रंटल आईलिड 6 एंड 8, ब्रोकास एरिया। अच्छा, इसकी पिक्चर थी मेरे पास बहुत अच्छी, आप वो नेट से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आया था ना हमारे पास BCQs में, वो 7 वाले एरिया का आया था। 7 और 6 जो है वो हमारा सोमेटोसेंसरी एरिया होता है। 1 to 3 नंबर पिक्चर बनी हुई है, आप निकाल लीजिएगा, इसकी पिक्चर को और से देख लीजिएगा, कॉर्टिकल एरियाज इन द नंबर, तो अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये जहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, वर्निक्स एरिया, ये लाजमी पूछते हैं। तो वर्निक्स एरिया का नंबर 22 होता है, बस इतना याद कर लें, ज़्यादा कवर हो जाएगा। और ये आपका न्यूरो का वाइवा ऑस्पी कवर हो गया। आने वाले 5 से 10-15 सालों तक इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूरो एनाटमी चेंज ही नहीं होगी, बुक वही की वही रहेगी जो हमारे पास स्नेल्स की न्यूरो है। तो सवाल भी यही रहेंगे, पर बैचेस चेंज होते रहेंगे, क्योंकि आपके पास तो एक बार ही होगा ना ये वाइवा, आप तो एक बार देकर चले जाएंगे, बाकी जो आएंगे उनके साथ दोबारा तिबारा होगा, बुक वही रहेगी। तो ये था हमारा न्यूरो का वाइवा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे आई नो, और वहाँ पे सिर्फ 4-5 ही पूछने वाले हैं। लेकिन अगर ये वाले करके चले जाएंगे तो आपको सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका वाइवा जो है क्लियर हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स कर दीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझसे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मैंने मेल भी दिया हुआ है अपना लिंक, तो मुझसे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे FB का लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो जिस तरीके से भी आपको जो है वो सही लगे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ये भेज दूँगी। कोई सजेशन देना चाहें, कोई क्वेरी हो, कोई गलती हो गई हो तो कर दीजिएगा माफ़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।